आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब पत्नी के द्वारा जनरल एलिगेशन लगाते हुए 490A की एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है तो क्या वह केस चलने योग्य है। जैसे ससुराल वाले मेरे से मारपीट करते थे, दहेज की मांग करते थे और दहेज की मांग को लेकर मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, इस तरह से जनरल एलिगेशन लगाए जाते हैं। लगातार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और हाई कोर्ट के भी जजमेंट आए हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो अभी 9 मई 2024 को आया है। दो बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो यह है कि जब सामान्य आरोप लगाए जाते हैं यानी जनरल एलिगेशन लगाए जाते हैं तो वह मामला कहां तक बनता है और कहां तक नहीं बनता है। दूसरी बात यह है कि कहीं कहीं पर यह कहा जा रहा है कि ताना दिया जा रहा है, कम दहेज लाने का ताना दिया जाता है। क्या कम दहेज लाने के लिए ताने माना 498 के तहत एक अपराध माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जब यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचता है तो हाई कोर्ट के द्वारा क्या टिप्पणी की गई और क्या इसमें जजमेंट दिया गया। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो मामला था वह हाई कोर्ट में पहुंचता है और जिस प्रकार से सामान्य आरोप लगाए गए हैं, जनरल एलिगेशन लगाए गए हैं, उसी प्रकार से 498A के मामले में भी जनरल एलिगेशन लगाए गए थे। पत्नी के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि ससुराल वालों की तरफ से कार की डिमांड की जाती थी और जब उनकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। साथ ही साथ यह भी आरोप लगाया जाता है कि मेरे को एक दवाई दी जाती थी जिससे वह हमेशा बीमार रहती थी। यह आरोप लगाते हुए आईपीसी के सेक्शन 498A, 323 व 506 के तहत एक एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। साथ ही साथ दहेज निषेध अधिनियम के सेक्शन 3 व 4 के तहत भी एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी जाती है। पत्नी के द्वारा जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी उसमें पति, सास, 2 ननद और एक देवर का नाम भी लिखवाया जाता है। जो ननद थी उसमें से एक विवाहित थी और एक अविवाहित थी। जो देवर था वह अविवाहित था। इस प्रकार से उन सभी का नाम लिखवा दिया जाता है और पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में भी यानी जो न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई थी उन सभी को अक्यूज्ड बनाकर चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी जाती है। कोर्ट के द्वारा इसमें कॉग्निजेंस भी ले लिया जाता है। अब इन सभी के द्वारा, इन सभी अक्यूज्ड के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में 482 CRPC के तहत एक याचिका लगाई जाती है और वहां पर चार्जशीट को खारिज करने के लिए प्रेयर की जाती है। अब हम ये जानते हैं कि जब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंच जाता है तो हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया, आप ध्यान से सुनना। ससुराल पक्ष की तरफ से जो पिटीशन लगाई गई थी उनके एडवोकेट के द्वारा यह आर्गुमेंट किया जाता है कि सारी डायरी और एफआईआर को पढ़ने के बाद मारपीट का कोई आरोप नहीं लगाया गया और मारपीट के संबंध में कोई भी रिपोर्ट पत्रावली में पेश नहीं हुई है। और जहां तक दहेज की बात है, इनसे किसी भी प्रकार की दहेज की मांग नहीं की गई। और दूसरी बात यह कही जाती है कि केवल जनरल एलिगेशन लगाए गए हैं कि दहेज की मांग को लेकर मारपीट करते थे, दहेज पूरी नहीं करने पर मेरे को ससुराल से बाहर निकाल दिया गया, साथ ही साथ मेरे से मारपीट की गई। केवल जनरल एलिगेशन ही लगाए गए हैं, स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। जो स्पेसिफिक एलिगेशन होते हैं वह क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इस प्रकार से आर्गुमेंट करते हुए यह कहा जाता है कि कम दहेज के लिए ताना देना 498A के तहत अपराध नहीं है। और दूसरी तरफ स्टेट के काउंसिल थे जिनके द्वारा आर्गुमेंट किया जाता है कि जो केस डायरी दाखिल की गई उसमें प्रथम दृष्टया मामला पाया गया। और सरकारी वकील के द्वारा यह भी कहा जाता है कि जो 161 CRPC के जो बयान हुए हैं उनके आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। और जो चार्जशीट दाखिल की गई है वह बिल्कुल ही सही रूप से की गई है, उनके खिलाफ मामला चलना चाहिए। अब दोनों पक्षों की बहस को यानी आर्गुमेंट सुनने के बाद हाई कोर्ट के द्वारा क्या टिप्पणी की जाती है और फाइनली क्या आदेश किया जाता है। जो मामला हाई कोर्ट में गया था 482 CRPC के तहत वह मामला है सब्बन खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी
सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। हाईकोर्ट के द्वारा यह तो कहा जाता है कि दहेज की मांग करना एक दंडनीय अपराध है आईपीसी के सेक्शन 498 के तहत, लेकिन कम दहेज का ताना देना यह दंडनीय अपराध नहीं है। साथ ही यह भी कहा है कि परिवार वालों के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वह बिल्कुल ही स्पष्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक एलिगेशन होने चाहिए, परिवार वालों का स्पेसिफिक रोल होना चाहिए, आरोप में शामिल होना चाहिए कि किस व्यक्ति ने किस दिनांक को क्या कार्य किया, यानी क्या घटना कारित की, किसने मारा, किसने मांग की, उसकी क्या डेट है। इस तरह से सभी स्पेसिफिक रोल होने चाहिए। ये जो सारी बातें हैं वह आदेश से पहले हाईकोर्ट के द्वारा कही जाती है। साथ में यह भी कहा जाता है कि जो वेग आरोप, मतलब कि जो अस्पष्ट आरोप हैं, वो आरोपी के बचाव के अधिकार का हनन करते हैं और इससे फेयर ट्रायल नहीं होता। साथ ही एक जजमेंट का भी हवाला दिया जाता है, कह कसार कोसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 8 फरवरी 2022 का यह जजमेंट है। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि पत्नी के द्वारा जो आरोप लगाए जाते हैं वह स्पेसिफिक एलिगेशन होने चाहिए। केवल जनरल एलिगेशन के आधार पर ससुराल वालों के खिलाफ 498 के तहत मामला नहीं चल सकता है। जब सुनवाई चल रही थी उसी बीच में सास की डेथ हो जाती है। हस्बैंड के द्वारा जो 482 सीआरपीसी के तहत जो पिटीशन लगाई गई थी उसे तो हाईकोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। साथ ही साथ 2 नंदोई व देवर के द्वारा जो पिटीशन लगाई गई थी उसे अलाउ कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि हस्बैंड के साथ जो बाकी ससुराल वालों का चार्जशीट में नाम दिया गया था उनका नाम हटा दिया जाता है और केवल हस्बैंड का ही नाम चार्जशीट में रख दिया जाता है। ये जो आदेश है वह अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा 9 मई 2024 को आया है। इस जजमेंट के आधार पर हमें यह सीख मिलती है कि पत्नी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वह स्पेसिफिक एलिगेशन होने चाहिए, ना कि जनरल एलिगेशन। तो सुप्रीम कोर्ट में भी कई जजमेंट में यह बताया गया है कि जब पत्नी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उनका सही होना बहुत ही जरूरी है, उसमें डेट मेंशन होनी चाहिए। अगर जो आरोप या जो घटना होती है उस डेट का होना बहुत ही जरूरी है। कहने का मतलब है कि जब पत्नी के साथ जो घटना घटित होती है उसे साबित करना बहुत ही जरूरी है, तभी वह एलिगेशन साबित होगा। अन्यथा जनरल एलिगेशन के आधार पर पत्नी 498 का केस नहीं चला सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं मुझसे जुड़कर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।